Hello students, today we will discuss about critical appreciation of a poem of dedication. Najm has been unanimously considered as the poet of metropolis. He was born in Bombay where the past most of his life he used to declare that he is inseparably attached to this country. But this poem, a poem of dedication, reveals another aspect of his poetry. Attached to this country, but this poem of dedication reveals another aspect of his poetry. Here he is thinker and reflects on various aspects of human life. In fact, in this poem, he has gained universality because he talks of the whole humanity in general. He concentrates only on single theme that men should never aspire to attain the characteristics beyond the reach of a normal man. At the same time, a tone of bitter irony can also be easily perceived when he talks about the modern culture. Window with high curtains to block the outward eye, it seems that nothing changes, nothing grows. कवि क्या है, देखता है कि समुद्र के रूपक उसके मस्तिष्क को शांत प्रदान करने वाला है। ये संसार की विशाल वास्तविकता का घोतक है। संसार में जो जीवन है वो मनुष्य में आंतरिक जीवन और भी अधिक व्यापक है। इस प्रकार समुद्र इस बात का प्रतीक है कि इतना विशाल होते हुए भी सीमाओं से मुक्त है और नदी के समान बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। कवि मानव जीवन का दर्शन तथा रचनात्मक व्याख्या को प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि नदी के समान बाधाएं जीवन के विकास को बाधित नहीं कर सकती। जल सदा बहता रहता है और ये बताता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ गति है और हमें सदैव विकास करना चाहिए और नदी के पानी के बहाव से पाठ को सीखना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक वृक्ष की जड़ें होती हैं जो शक्ति व जीवन प्रदान करती हैं। इसका अर्थ है कि वृक्ष के समान हम अपने जीवन को स्थायी बनाना चाहिए, तभी हम धीरे धीरे व्यवस्थित उन्नति कर सकते हैं। स्थायित्व, शक्ति तथा दृढ़ता इसके लिए अति आवश्यक है। ये सत्य कविता तथा स्वयं जीवन के द्वारा अच्छी प्रकार स्पष्ट किए जा सकते हैं। वह ये सिद्ध करता है कि जिस प्रकार पेड़ में विशेष ऋतु में ही फल आते, उसी प्रकार मनुष्य के कार्य करने का एक विशेष उचित समय होता है जो उसे उचित समय पर ही अपने कार्य विचारपूर्वक करने चाहिए तथा हमें जीवन में सफल हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एपिकुलर ट्रैंक्विलिटी। इन सच मोमेंट्स ही रियलाइज द एपिकुलर ट्रैंक्विलिटी एंड द ब्यूटी स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड विच ही हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर। देयरफॉर फॉर more realizations of this sense, I close the eyes to see with better sight. Next है interpreting various objects of nature stability. The ideas of the poet suddenly turn again, and he is busy interpreting various objects of nature. This also proves that Najm was not unaware of the beauties of nature, but does not endeavor to find any deep meaning behind it like the romantic poets. He noticed that the sea is very wide in its sphere, but it is not the surface beauty only that is charming and attractive. He feels that the sea symbolizes freedom and depth. It is a serious Solomon and denotes wide free thoughts of men. Demonic life within it is a fact that cannot be realized if we keep ourselves limited to its surface only. Similarly, the water flows continuously unobstructed, which symbolizes the flow of life. The poet says, by simple flowing, learning how to flow. कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि अन्य लोगों के समान वह कर्तव्यों से मुक्ति नहीं चाहता, बल्कि अपना दृढ़ निश्चय बहादुरी से अपना कार्य करने को अधिक महत्व देता है।
वह ना तो प्रसिद्धि के पीछे दौड़ता है, ना ही अपने महान विचारों से देवता के समान बनना चाहता है। उसे संतों के समान परोपकार की महानता और ना ही योगी के समान तपस्या में कोई रुचि है। उसके हृदय में केवल यही इच्छा है कि वह वास्तविक मानव बने और मानवता की सीमाओं को पार ना करे। इसमें पोइट कहता है कि उसने सामान्य मानव से अधिक कुछ बनने की चाहत नहीं है, उसे कोई विशेषकर परोपकार करना नहीं, स्वयं को तपस्या में खो देने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में वह मानव नहीं रहेगा बल्कि मानव से कुछ अधिक बन जाएगा, जो वह नहीं चाहता। इसकी बिल्कुल विपरीत अत्यधिक शक्ति उसे क्रूर बना देगी। पोइट का अर्थ है कि वह किसी भी दशा में अति द्वारा अपने वास्तविक मानव की पहचान खो देगा और वो ऐसी स्थिति को नहीं पाना चाहता। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। दे टेल अस दैट विद द लिटिल एफर्ट द ऑब्स्ट्रक्शंस इन लाइफ कैन बी इजीली ओवरकम एंड thus we can make our life successful. The trees also imply an obvious need of roots for a successful life. Stability is the most necessary element. Like the roots of the tree which hold it strongly at one piece and a source of life, the stability of thought always provides man strength and self-confidence. Besides that, all organic growth is slow. He tells us that the trees yield fruits in a particular season, so there is a certain proper time for man to act and contemplate. Each season brings its own peculiar fruits, a time to act, a time to contemplate. But we must keep in mind that the Nizam has never considered himself a thinker or moral teacher. Rather, he tells only what he has himself observed and experienced. पोइट एक सच्चे मानव के समान मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहता है, जो उसके जीवन को वास्तविक बना देगा। उसने अपनी इच्छा इस कविता में प्रकट की है कि ये सब कुछ उसने जीवन में अर्जित किया है, वह सब एलिजाबेथ को समर्पित करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कवि सदैव कुछ ना कुछ संदेश देता है। इस पोइट्री में उसने जीवन के प्रति अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किए हैं। He now comes to discuss the basic characteristics of a perfect man. It is not proper for a man to raise himself high like gods in his thoughts. Cannot also become saint by attaining perfect charity. The other extreme is that we get endless power and turns a tyrant. All these extremes will not let him remain a man, but a superhuman, which the poet does not wish for himself. He aspires for only one thing: I want a human balance, humanly acquired, fruitful in the common hour. This will make him the real man of the world, and the life of only such a man is really successful. He has included these thoughts in his poems, and this is the only thing he has to dedicate. Next time, use of similes and metaphors. The poem is remarkable for beauty. Beautiful similes and metaphors. They are not vague and complex, but have been chosen from everyday known world of nature, like the sea, rivers, and trees. They easily bring home the meaning of the poet. Last, the language of the poem is pure, and the ideas have been expressed directly, which have given an important place among the poems of Nizam. Nizam is counted among the most outstanding poets of Indo-Anglian poetry. He had a very high concept of poetry, and the themes in this poem are varied. All these themes and ideas have been powerfully expressed through allegory and symbolism. He has taken the symbols from ordinary everyday objects and instances, and so instead of creating any confusion or complication, they clarify the meaning and explain his ideas more vividly to his readers. इस इन्वायरमेंट में पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वह बताता है सामान्य लोगों से वो कुछ अलग ही करना चाहता है।
वह सामान्य रूप से परिवर्तन चाहता है, वह अपने कर्तव्यों को बोझ मानते हैं और मुक्त होना चाहते हैं, परंतु दूसरे ओर पोएट ने उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करने का निर्णय लिया है। वह महान उपलब्धियों अथवा दैवीय गुणों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि मानव ही बना रहेगा। वह अपनी चतुराई दिखाने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। वह योगी तथा विचारकों के समान ध्यानमग्न होने का इच्छुक है। वह संतों के समान दयालु, अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर क्रूर बनना नहीं चाहता। The poet here speaks like a deep thinker. The metaphor of Mediterranean and the references to the warmth by the winds are quite arresting. The tone is still quite direct, as we see in his older poems, and the language is free from unnecessary embellishment or ambiguity. The sea symbolizes that in spite of being so large, it is free from limitations, and the obstacles like the rivers can be easily overcome. There is a life in the world, and the internal life within a man is still larger. And the image of the sea that comes to his mind is quite peace-giving, and it is the symbol of large realities of the world. In the present poem, he tells that it is always better for a man to remain a human being and not to wish for anything beyond the common man. The scope of mind is much larger than merely physical attractions. He closes his eyes to see things with his mental eyes and notices that these scenes are much better than what he had seen in the material world with his physical eyes.